Assalamu alaikum everyone. I hope that you are doing well. अच्छा जी, so today we are discussing last lecture में हमने प्लेटो के कॉन्सेप्ट को देखा था कि प्लेटो के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसका प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या है, देन उसका डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी प्लेटोनिक एजुकेशन का भी हमने देखा था, फिर उसका कम्युनिज्म भी देखा था। मैंने आप लोगों को कहा था एक बार पास पेपर से क्वेश्चंस देख लेना, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह आते हैं। क्रिटिसिज्म जो है उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, अब हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिबेट है वो हमारे पास जो है एरिस्टोटल है, ठीक है? अगर मैं एरिस्टोटल की बात करूं तो एरिस्टोटल ने भी जो है वो स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था। उसने फॉर्म्स ऑफ स्टेट की बात की थी, ठीक है? फिर उसने जो है वो एरिस्टोटल का जो थ्योरी है उसने उसमें मैन की डिसिप्लिन की बात की। फिर उसके बाद जो है उसने स्लेवरी का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है? सो जो फिलॉसफी हमारे पास एरिस्टोटल की है उसको भी हम कहते हैं कि एरिस्टोटल की जो थ्योरी है वो भी थ्योरी ऑफ जो है वो एक स्टेट की है, स्टेट की पॉलिटिक्स के बारे में, स्टेट की एवोल्यूशन के बारे में, ठीक है? तो हम एक्चुअली में एरिस्टोटल को जो है वो पॉलिटिकल साइंस का फाउंडर कहते हैं, प्लेटो को नहीं कहते, ठीक है? इसने एक्चुअली बताया था कि स्टेट के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है? एक्चुअली आप देखोगे ना नजफ, अगर आप पूरे पेपर में भी देखोगे ना तो प्लेटो के ऊपर, एरिस्टोटल के ऊपर, इसके अलावा जो है आपके पास आ जाता है होब्स, लॉक, रूसो, फिर आपका जेरेमी बेंथम है, फिर इसके अलावा कार्ल मार्क्स है। इन पे ज़्यादातर थ्योरीज जो हैं वो इन पे आती हैं, बहुत कम। फिर वो जो है इब्ने खल्दून है, फिर आपका जो है वो शाह वलीउल्लाह है, ठीक है? फराबी है, अल फराबी का कॉन्सेप्ट। तो इन पे फिर भी एज कंपेयर टू अदर फिलोसफर्स ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है? सो जब व्हेन आई अटेम्प्ट, मुझे शायद याद है कि मैंने भी प्लेटो का कॉन्सेप्ट या एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट मैंने अटेम्प्ट किया था एग्जाम में ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? सो पॉइंट ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये फिर भी इनके बारे में काफ़ी डिबेट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थेरीज एज कंपेयर टू अदर थेरीज, ठीक है? सो अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। एरिस्टोटल जो है वो भी उस टाइम पे पैदा हुए थे जिस टाइम पे स्टेट के अंदर जो है आप कह लें कि जिसमें उन्होंने नेचर ऑफ स्टेट की बात की। और उस टाइम पे जो है क्या कह रहे हैं, मैम इफ एनीवन हैज पास पेपर्स, आई हैव पास पेपर्स, मैं उसको भी शेयर कर दूंगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो पहले ना हम देखते हैं कि जो एरिस्टोटल की जो थ्योरी थी उसका पर्सपेक्टिव क्या था। जिस तरह हमने प्लेटो की थ्योरी के अंदर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स देखी थी ना, तो इस तरह जो है एरिस्टोटल की थ्योरी के अंदर भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी। इसका भी इस थ्योरी जो है वो स्टेट एवोल्यूशन पे थी, जिसमें एरिस्टोटल ने जो है सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट दिया था नेचर ऑफ स्टेट का, ठीक है? फिर इसने कॉन्सेप्ट दिया था एरिस्टोटल ने कि स्लेवरी क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी क्या है, और व्हाई स्लेवरी इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है? फिर इसका भी डिस्ट्रीब्यूटिव जो जस्टिस है उसका कॉन्सेप्ट था। फिर इसने लिमिटेड सिटीजनशिप का भी कॉन्सेप्ट दिया। फिर इसने क्लासिफिकेशन भी दी कि स्टेट की क्लासिफिकेशन होती कैसे है। फिर इसका एक कॉन्सेप्ट था जिस आप कॉन्सेप्ट को कहते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन। वो कहता था कि ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको वो रेवोल्यूशन कह रहा था, वो कहता था कभी भी कोई भी जो स्टेट है ना उसकी जो गवर्नमेंट है वो एक जैसी नहीं रहती, चेंज होती रहती है, इवॉल्व होती रहती है। यही कॉन्सेप्ट जो है, इस कॉन्सेप्ट को एवोल्यूशन कहते हैं। वो कहते थे कि अगर एवोल्यूशन नहीं होगी ना तो वो स्टेट जो है वो स्पॉइल्ड हो जाएगी, स्टेट जो है वो डेवलप नहीं रहेगी, ठीक है? तो इसको पॉलिटिकल साइंस में एरिस्टोटल को जो है फाउंडर कहा गया है। इसने ह्यूमन बीइंग की सोसाइटी को, ह्यूमन बीइंग्स को एक्चुअली इसने सोसाइटी को इम्प्लाई किया है कि किस तरह इंसान के लिए एक मीनिंगफुल लाइफ, और एक इंसान एक मेंबर ऑफ स्टेट बन के किस तरह एक अच्छी लाइफ जो है वो गुजार सकता है। ही वॉज बोर्न इन स्टागिरा, जो स्मॉल ग्रीक कॉलोनी थी, ठीक है? मैसिडोनियन जो है रीजन के अंदर, ठीक है? मैसिडोनिया के अंदर, ठीक है? सो इसने अपनी जिस तरह
प्लेटो ने अपना इंस्टीट्यूट जो है बनाया था, अकेडमी, इसने अपना इंस्टीट्यूट जो है वो लाइजियम बनाया था। अब द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेटो एंड द एरिस्टोटल? उनका डिफरेंस यही था कि जो प्लेटो की थ्योरी थी वो ऑन द बेसिस ऑफ फिलोसफी थी, एंड जो एरिस्टोटल की थ्योरी थी वो ऑन द बेसिस ऑफ साइंस थी। ठीक है, तो प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं एंड एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ठीक है, पहले आपको पता है कि जिस तरह एरिस्टोटल, जिस तरह प्लेटो स्टूडेंट थे सोक्रेट्स के, इस तरह जो है वो एरिस्टोटल स्टूडेंट थे जी प्लेटो के। बट ही वाज कॉल्ड कि एरिस्टोटल इज अनग्रेटफुल स्टूडेंट, फेमस गुड बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, बिकॉज इटसेल्फ एरिस्टोटल भी कहता था कि प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट जो है वो यूटोपिया है, मतलब लाइक इमेजिनरी है। ठीक है, अब एरिस्टोटल का जो बिलीफ था ना, वो कहता था कि मैन जो है ना बाय नेचर एक सोशल एनिमल है। ठीक है, और इससे पहले भी एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था, एरिस्टोटल कहता था, अच्छा जिस तरह कॉन्टेक्स्ट था ना, जिस तरह कॉन्टेक्स्ट था, हमने कॉन्टेक्स्ट देखा था प्लेटो का कि प्लेटो की थ्योरी किन पे बेस करती है। नोट्स पे दे दूंगी, यहाँ पे ना अपलोड नहीं हो रहे हैं। जो जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट है, प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ऑफ जो है वो उसका कॉन्टेक्स्ट था जी कि उसके टीचर को एग्जीक्यूट किया गया था, और जिसकी वजह से प्लेटो ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, एंड फिर एक और इवेंट उसे नजर आ गया जो कि पेलोपोनेसियन वॉर थी। इस तरह जो कॉन्टेक्स्ट था ना एरिस्टोटल का, एक तो वो स्टार्टिंग से जो है वो स्टूडेंट रहा एकेडमी के अंदर, वो 10 इयर्स उसने वहां पे अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लेटो जो है उसने देखा, तो ये सारा कॉन्सेप्ट देखता था, लेकिन कभी भी ना उसने ये चीज एक्सेप्ट नहीं की थी कि प्लेटो की फिलोसफी कभी रियल फिलोसफी हो सकती है। और दूसरी बात, ही हिज फादर वाज अ डॉक्टर। ठीक है, उसके फादर जो एरिस्टोटल के फादर थे वो एक डॉक्टर थे, मेडिसिन का काम था, इसने खुद भी पहले मेडिसिन पढ़ना चाहा, लेकिन बाद में इसने इसका इंटरेस्ट फिलोसफी की तरफ आ गया, तो ये मूव फ्रॉम दैट थिंग ना, तो ही ऑब्जर्व डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस। इसने अपनी लाइफ के अंदर ये डिफरेंट जगह ट्रैवल की है, इसने 126 मोर देन 126 कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं इसने जो हैं वो देखे हैं। ठीक है, फिर इसने वो सारा कॉन्सेप्ट कि कहीं पे उसे डेमोक्रेसी नजर आया, कहीं पे उसे अनार्की नजर आया, कहीं पे उसे जो है मोनार्की नजर आया। ठीक है, तो उसने वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो देखे हैं, देन उसको उसने अपनी थ्योरी के अंदर जो है वो इम्प्लाइड किया है। और दूसरा रीजन ये था कि ऑब्वियसली एक तो फादर से उसने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो अपने फादर की अपब्रिंगिंग में जो है वो ली, लाइक 6-7 years तक, एंड आफ्टर दैट ही ज्वाइन द अकेडमी, and from where he remained a student of Plato। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जो है वो फिर वो उसने अपना ट्रैवल किया, उसने स्टडी की, वो मेडिसिन में गया, देन ही मूव टुवर्ड्स द फिलोसफी। तो ये सारी चीजें जो है ना, तो एक तो उसका बैकग्राउंड ऐसा था कि उसके फादर डॉक्टर थे, तो ऑब्वियसली इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि वो एक साइंस को इम्प्लाई करेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि उसको अपने टीचर का कॉन्सेप्ट शुरू से ही एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, तो उसके माइंड में एक मतलब एक डिमांड थी, एक क्यूरियोसिटी थी कि आई हैव टू फाइंड द वेज कि एक्चुअल में अगर हम एक स्टेट की एवोल्यूशन की बात करेंगे तो वो स्टेट एवोल्यूशन और वो स्टेट बनेगी किस तरह। ठीक है, सो इन दिस वे जब आप कॉन्टेक्स्ट लिखोगे एरिस्टोटल का, तो आई विल प्रोवाइड यू माई नोट्स, आपको उसमें नजर आ जाएगा, तो जब आप यही लिखोगे कि उसने पर्सनली ऑब्जर्व किया था, वो कह रहा था कि मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्जर्वेशंस की बेस पे है, मैं पर्सनली ट्रैवल करके 126 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस देख के आया हूँ, मैंने साइंस इंप्लीमेंट की है, तो एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस इन द फिलोसफी। डॉक्टर दूसरा ही फादर वाज अ डॉक्टर, ही ट्रैवल्ड एंड ऑब्जर्व दिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल प्लेटो कॉन्सेप्ट वाज टोटली यूटोपिया। ठीक है, सो ये कुछ चीजें थी। ठीक है, अच्छा अब उसका क्या था, उसकी नेचर ऑफ स्टेट में ना सबसे पहले उसने कहा कि जो नेचर है ना वो एक ऑर्गेनिक एंटिटी है, मतलब वो कहता है कि जो नेचर, जो स्टेट की नेचर है ना, जो स्टेट है, जो कॉम है, वो जब भी आप मुल्क बनाने की तरफ आते हो तो वो कहते हैं वो एक ह्यूमन बींग की तरह है, अगर एक ह्यूमन बींग को मैग्नीफाइड कर लो तो वो एक स्टेट बन जाती है। ठीक है, तो उसके मुताबिक कि स्टेट इज लाइक अ ह्यूमन बींग, एंड लाइक ह्यूमन बींग state also has the also grows and evolves। ठीक है, तो उसने कहा था कि स्टेट जो है वो इवॉल्व होती है, अगर आप स्टेट को
इवॉल्व नहीं कर पाओगे तो स्टेट जो है वो खराब हो जाएगी, स्टेट एक्सपैंड नहीं कर पाओगे तो वो करप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल स्टेट इज द मैग्निफाइड इंडिविजुअल। अगर आप एक इंसान को मैग्नीफाई कर लेते हो तो वो जो है वो स्टेट बनती है। फिर उसने अपना कॉन्सेप्ट दिया कि जिस तरह सिटी स्टेट जो है वो ट्राइब से बनी है, और ट्राइब्स के बाद जो है वो क्लैन आया है, ठीक है। एंड क्लैन के बाद सॉरी जो ट्राइब है वो क्लैन से बना है, और जो क्लैन है उसको एडवांस्ड फॉर्म ऑफ फैमिली कहते हैं, और फैमिली जो है वो स्पाउसेस और चिल्ड्रन से आई है। तो उसने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि उसने कहा सबसे पहले अगर हम प्रिमिटिव टाइम्स में जाएंगे तो प्रिमिटिव टाइम में जो स्टेट थी वो स्पाउसेस और चिल्ड्रन पे डिपेंड करती थी, जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। उसने कहा बाद में ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ लोगों को जैसे आपने इकोनॉमी में भी ये सिस्टम पढ़ा होगा कि पहले बार्टर सिस्टम था, फिर चेंजिंग सिस्टम आया, फिर मनी सिस्टम आया, ठीक है। तो इसी तरह उसने कहा कि हर पर्सन जो है वो खुद से नहीं सब चीजें पूरी कर सकता, ठीक है। ही इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। तो इट इज उसकी ये नेचर है, उसकी इंस्टिंक्ट के अंदर है कि वो इवॉल्व होगा। तो इसी तरह पहले जो फैमिली थी वो स्पाउसेस और चिल्ड्रन से थी, देन वो क्लैन में कन्वर्ट हुई। आप जिसे हम कहते हैं ना कि हमारी एक न्यूक्लियर फैमिली होती है और एक हमारी जो है वो एक्सटर्नल फैमिली होती है, लाइक विद आंट्स अंकल ग्रैंड पेरेंट्स ये सब। तो उसने उसे कहा कि देन इट इवोल्व फ्रॉम स्पाउसेस और चिल्ड्रन, देन वो क्लैन में कन्वर्ट हुई। फिर ट्राइब आया, ट्राइब के बाद जो है वो सिटी स्टेट में इमर्ज हुई, सिटी स्टेट्स के बाद जो है हमें एम्पायर नजर आते हैं। लेकिन उसने उस टाइम पे सिटी स्टेट ही देखा था ना, तो उसने यहीं तक रखा था। जब हम यही कॉन्सेप्ट जब आपको ना आगे जाके जब आप थेरीज कर लोगे तो आपको आगे जाके क्वेश्चन आएगा इमर्जेंस ऑफ स्टेट कैसे हुई, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट बताएं, इस्लामिक एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट बताएं। तो उसमें आप ये फिलोसफीज डाल भी सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल स्टेट कैसे इमर्ज हुई थी। तो उसमें आप सिटी स्टेट के बाद जो है वो एम्पायर लिख सकते हो, एम्पायर के बाद आप नेशनल स्टेट लिख सकते हो, जिसे मॉडर्न स्टेट भी आप कहते हो, ठीक है। तो इट ऑल स्टार्टिंग वो कहते हैं कि इट ऑल स्टार्टिंग फॉर अ फैमिली फ्रॉम अ फैमिली, ठीक है। तो कहते हैं एवोल्यूशन स्टार्ट होती है फैमिली से। इसका मतलब फैमिली जो है वो फर्स्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है। और इस कॉन्सेप्ट को उसने कहा कि इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टेट। फिर उसने मैन की नेचर बताई। उसने कहा स्टेट की नेचर तो है कि स्टेट इज अ मैग्नीफाइड इंडिविजुअल। एंड अगर मैं बात करता हूँ मैन की, तो अकॉर्डिंग टू मैन, man by nature is a social, he is a social animal, he can't survive alone and no association is better than state। वो कहते हैं कि जब इंसान अकेला जिंदगी गुजार ही नहीं सकता, जब वो एक सोशल एनिमल है, वो एक ही तरह जो है वो अकेली जिंदगी गुजार सकता है, जब वो या तो खुदा होगा या तो बीस्ट होगा। तो उसकी एसोसिएशन अगर किसी चीज के साथ करवानी है तो स्टेट तो फिर बेस्ट कम्युनिटी है ना ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि फॉर एरिस्टोटल स्टेट इज नॉट द एंड, स्टेट इज अ मीन टू क्रिएट अ गुड सिटीजनशिप, टू क्रिएट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिविक सेंस, ठीक है, देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू स्टेट, ठीक है। तो एक्चुअली जो एरिस्टोटल की स्टेट थी ना उसका एक मॉरल एंड था, ठीक है। तो वो कहते हैं मैन विदाउट स्टेट इज नथिंग एंड मैन विद स्टेट इज एवरीथिंग। उसने कहा कि जो स्टेट है वो मीन्स है और एंड नहीं है, और स्टेट का एंड होना चाहिए। स्टेट बनती इसलिए, उसने कहा स्टेट का कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो इंसान के अंदर जो है वो सिटीजनशिप को इन्हांस करे, सिविक सेंस को इन्हांस करे, इंसान के अंदर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके आए। तो वो इम्पोर्टेंस बताए स्टेट के, उनका रोल क्या है स्टेट के अंदर, उन्होंने किस तरह अपनी ड्यूटीज को जो है वो फुलफिल करना है, क्या चैलेंजेस हैं, उनके राइट्स क्या हैं। तो उसने कहा कि ऑब्वियसली स्टेट जो है वो एक मोरालिटी की बेस पे होती है, वो लोगों को कंफर्ट देती है, वो लोगों की राइट्स के लिए होती है, ठीक है। तो फिर उसने कहा कि उसने फिर ना इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी डिस्कस किया। उसने कहा कि जो स्लेवरी है ना अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, स्लेवरी आपको फ्रीडम का रास्ता दिखाती है। उसने कहा स्लेवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लेव्स।
वो कहता है कि पहले वो स्लेव्स जो लो बाय नेचर स्लेव बाय लॉ होते हैं। अब स्लेव बाय लॉ क्या है? स्लेव बाय लॉ है कि वो शुरू से स्लेव्स नहीं होते, लेकिन वो दूसरे मुल्क के होते हैं, आप उन्हें प्रिजनर्स ऑफ वॉर के अंदर आप उन्हें प्रिजनर्स और कैदी बना लेते हो। और वो कहते हैं दूसरा टाइप के वो लोग होते हैं जो स्लेव बाय नेचर होते हैं, जो पैदा होते साथ ही जो है वो स्लेव बन जाते हैं। तो उसने पहले स्लेव बाय लॉ को डिफाइन किया। उसने कहा कि स्लेव बाय लॉ वो स्लेव्स हैं जो कि वॉर के अंदर जो कैदी बना दिए जाते हैं। फिर उसने कहा स्लेव बाय नेचर वो स्लेव हैं जिनके अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को पोजेस नहीं करते, बट दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉडीज लाइक लेबर क्लास। लाइक अगर आपने स्पार्टकस देखी होगी, आपको पता होगा कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स में भी कुछ कैदी वो अटेन कर लेते हैं। लाइक स्पार्टकस इटसेल्फ इज अ स्लेव ना। तो ये चीजें आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो वो कहता है कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल ना, ये बिल्कुल उस टाइम का है, सिटी स्टेट इमर्जेंस का, वो ग्रीस का, वो ग्रीक का जो इरा था जिसमें स्लेवरी को बड़ा फ्रॉक दिया जाता था और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आते थे। तो उसने एक सिस्टम दिया, उसने कहा कि देखें, स्लेव अगर आप हैं तो स्लेव होना ठीक है, आप बाय नेचर स्लेव होता है, बाय लॉ स्लेव होता है, इट्स ओके। लेकिन जो स्लेवरी है ना, वो मास्टर्स और स्लेव्स के लिए एसेंशियल है। उसने कहा कि ये आपको विंडो ऑफ फ्रीडम देती है। और विंडो ऑफ फ्रीडम कैसे देती है? वो कहता है कि देयर आर इम्पोर्टेंट मास्टर के लिए स्लेवरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मास्टर है, लाइक अगर वो अपना कोई सिविल ड्यूटीज कर रहा है, सिविक ड्यूटीज कर रहा है, तो स्लेव उसके घर के काम कर रहा है। तो उस वजह से उसका जो काम है, उसके जो कॉर्स हैं, वो घर के मैनेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को, राइट्स को, ड्यूटीज को एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। और उसने कहा कि स्लेवरी स्लेव के लिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज दे विल बी एबल टू फ्रीक्वेंट इंटरेक्ट विद देयर मास्टर। तो जब वो अपने मास्टर के साथ टोटली इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज इंक्रीज होंगी, ठीक है। और जब उनमें इंटेलेक्ट आ गया, इट्स मीन कि इंटेलेक्ट उन्हें स्लेवरी से फ्रीड कर देगा, ठीक है। स्पार्टकस मूवी में यही कुछ सिनेरियो हमने देखा था। तो उसने कहा कि एक्चुअली इंटेलेक्ट इज अ विंडो फॉर फ्रीडम ऑफ देम। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी जो है, अगर वो उस चीज को समझ जाए, अगर वो उस पे एबल करें, और अगर उनमें इंटेलेक्ट आ गया, तो इट विल प्रोवाइड अ विंडो ऑफ जो है, इट विल प्रोवाइड अ विंडो ऑफ फ्रीडम। मतलब उसने सोसाइटी के अंदर के जो इवल्स थे, जो इश्यूज थे, उसको डिस्कस किया एंड आफ्टर दैट उसने कहा कि इसका सोल्यूशन है। फिर उसने कहा कि हमें हर किसी को सिटीजनशिप नहीं देनी चाहिए। उसका एक कॉन्सेप्ट था लिमिटेड सिटीजनशिप का। वो कहता था कि सिटीजनशिप जो है वो लिमिटेड की जाए, ठीक है। जो लोग वहाँ के बर्थ राइट है, जो लोग वहाँ के पैदाइशी हैं, उनका प्रेरोगेटिव है ना, उनका प्रिविलेज है वो। तो उनको उनको स्टेट का राइट दिया जाए, बाकी किसी को स्टेट की सिटीजनशिप ना दी जाए, ठीक है। फिर ये तो आपने मॉडर्न स्टेट्स में ये एक हम सिस्टम देखते हैं। अगर हम इसको रेलिवेंसी करें टू द मॉडर्न वर्ल्ड, तो हम ये सिस्टम देखते हैं, ठीक है। फिर उसका कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस था, जैसे प्लेटो का कॉन्सेप्ट था ना जस्टिस का, इस तरह एरिस्टोटल का भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे कॉन्सेप्ट था। वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एक्चुअली ही डोंट हैव द फ्यू आइडियाज ऑफ टायरनी। उसके कॉन्सेप्ट में जो टायरनी था वो डिफरेंट था। उसने एक्चुअली एवोल्यूशन ऑफ स्टेट दिया। उसके माइंड में ये था कि स्टेट जो है ना, एक ऐसे रूल एंड रेगुलेशन पे बननी चाहिए जो अवाम को बेनिफिट दे। लेकिन उसने फर्दर कोई सिस्टम नहीं दिया था कि वो डेमोक्रेसी होना चाहिए, वो अनार्की होना चाहिए। बल्कि उसने कहा था कि कभी भी कोई मुल्क जो है ना, वो एक जैसा रहता ही नहीं है। क्योंकि आप उसकी बात समझो, उसने 126 कॉन्स्टिट्यूशन देखा, वो उस टाइम पे डिफरेंट एरा में घूमा, ठीक है। जब वो डिफरेंट वर्ल्ड में गया, डिफरेंट जगह देखा, तो कहीं पे उसको मोनार्की मिली, कहीं उसको डेमोक्रेसी मिली, कहीं पे उसको डेमोक्रेसी के अंदर प्रोज नजर आए, कहीं पे उसको एरिस्टोक्रेसी के अंदर प्रोज नजर आए। तो उसने कहा एक्चुअली जो सोसाइटी है, जो स्टेट है, वो इन सब की एवोल्यूशन होती है, ठीक है। अच्छा, सो उसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस था, उसने कहा था कि स्टेट को ना रिवॉर्ड करना चाहिए ऑन द पीपल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल, कि एक इंसान सोसाइटी में किस तरह रोल प्ले कर रहा है, उसकी बिहाफ पे स्टेट को उन्हें प्राइज देने चाहिए, उन्हें इंसेंटिव्स देने चाहिए, पीपल को रिवॉर्ड करना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर जो अच्छा करने का कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा इमर्ज हो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बाय
एरिस्टोटल। फिर उसने क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया, उसने कहा कि स्टेट बनती कैसे है। तो उसने कहा स्टेट हमेशा उस स्टेट को कौन से लोग चला रहे हैं, कितने लोग चला रहे हैं। तो सबसे पहले वो कहता है कि स्टेट बनती है पर्सन की रूलिंग से, कि क्या उस स्टेट को एक बंदा चला रहा है या स्टेट को दो बंदे चला रहे हैं या तीन बंदे चला रहे हैं। फिर उसने कहा कि दूसरा कॉन्सेप्ट है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, कि अगर एक बंदा चला रहा है तो वो किन इंटरेस्ट पे स्टेट को चला रहा है, सेकंड पर्सन चला रहा है तो वो किस इंटरेस्ट पे जो है वो स्टेट को चला रहा है। ठीक है, तो वो कहते हैं इन दोनों चीजों से हमें आइडिया होता है कि स्टेट की क्लासिफिकेशन इन दोनों कॉन्सेप्ट से होती है। फिर उसने कहा कि इसी तरह ना उसने एक विंडो ऑफ चार्ट बनाया। उसने कहा कि अगर आप स्टेट की क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक तो नंबर ऑफ पर्सन्स, कि कितने लोग स्टेट को चला रहे हैं, ठीक है, और दूसरा उनका इंटरेस्ट, या तो वो जर्नल इंटरेस्ट होगा, ठीक है, या तो वो सेल्फिश इंटरेस्ट होगा। ठीक है, वो कहता है कि अगर वन पर्सन चलाता है तो उस कॉन्सेप्ट को जो है हम मोनार्की कहते हैं। अगर वो जर्नल इंटरेस्ट में चलाएगा, मतलब वो लोगों के लिए चला रहे, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट चला रहे। लेकिन वो कहते हैं कि अगर एक ही पर्सन चलाएगा लेकिन वो सेल्फिश इंटरेस्ट पे चलाएगा, उसका इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द स्टेट नहीं होगा, तो उस कॉन्सेप्ट को हम टायरनी कहेंगे। ठीक है, तो उसने कहा कि फिर उसने कहा कि कुछ स्टेट्स को जो है वो फ्यू पर्सन, दो पर्सन भी चलाते हैं, फ्यू पर्सन भी चलाते हैं, ठीक है, लाइक मोर देन टू, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं। तो उसने कहा जब फ्यू पीपल स्टेट को रन करते हैं और वो इंटरेस्ट जर्नल होता है तो उसको हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि उसके जो जो हम करंटली एरिस्टोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, टायरनी की पढ़ते हैं या ओलिगार्की की पढ़ते हैं, उसकी वो डेफिनेशंस नहीं थी। उसने बस जो सिस्टम देखा था, हम अगर इसको डिफाइन भी करेंगे ना एरिस्टोटल के अंदर, तो हम ऐसे ही कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, if a state run by a few people and their interest is in journal and they follow the interest of the state, then it is known as aristocracy। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि अगर उनका इंटरेस्ट, उन फ्यू पीपल का इंटरेस्ट बुरा हो गया तो वो कॉन्सेप्ट एरिस्टोक्रेसी नहीं रहेगा बल्कि वो ओलिगार्की कहलाएगा। ठीक है, फिर इस तरह कहते हैं कि अगर एक स्टेट को बहुत से लोग चलाएं, मैनी पीपल चलाएं, तो हम उसको कहते हैं पॉलिटी, अगर वो स्टेट के इंटरेस्ट के लिए चला रहे हैं। और वो कहता है कि अगर वो बैड मतलब इंटरेस्ट पे चला रहे हैं तो उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, डेमोक्रेसी इज अ बैड बट नॉट द वर्स्ट, बट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, टायरनी इज वन ऑफ द वर्स्ट स्टेट्स। ठीक है, वर्स्ट टाइप ऑफ स्टेट। ठीक है, फिर वो कहता है कि जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कभी भी आप किसी भी स्टेट के अंदर एक जैसा नहीं देखेंगे। आपको कहीं पे अगर मोनार्की नजर आ रही है तो मोनार्की आफ्टर सम टाइम टायरनी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उस एक पर्सन को चेंज करने के लिए फ्यू पीपल आएंगे कैबिनेट के अंदर, वो इस एक बंदे को हटा देंगे और फिर वो जब स्टेट के इंटरेस्ट को सरवाइव करेंगे तो स्टेट जो है वो टायरनी से एरिस्टोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर एरिस्टोक्रेसी में जब वो फ्यू फ्यू पीपल स्पॉइल्ड होके सेल्फिश इंटरेस्ट को लेके जाएंगे तो वो एरिस्टोक्रेसी से ओलिगार्की में आ जाएगी। फिर एरिस्टोक्रेसी से जब वो ओलिगार्की में आएगी तो उसके बाद उन, क्योंकि ओलिगार्की में वो सेल्फिश इंटरेस्ट को जो है वो परस्यू करेंगे तो फिर मैनी पीपल जो है, ऑपोजिशन जो है वो उन्हें हटाएगी। तो जब वो जर्नल इंटरेस्ट, फिर स्टेट चेंज हो जाएगी पॉलिटी के अंदर। और फिर वो कहता है कि जब वो पॉलिटी वाले लोग, जब वो मैनी पीपल जो स्टेट को चला रहे हैं वो सेल्फिश इंटरेस्ट में आ जाएंगे, तो वो कहता है कि वो जो पॉलिटी से डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर इस तरह डेमोक्रेसी, फिर कोई मोनार्क आएगा जो कि उस डेमोक्रेसी को चेंज करके दोबारा से मोनार्की का कॉन्सेप्ट ले आएगा। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जो है, जो स्टेट है वो ऑल द स्टेट वर्क फॉर जर्नल इंटरेस्ट, वो कहते हैं वो गुड स्टेट्स होती हैं। और वो कहते हैं ऑल द स्टेट्स दैट वर्क फॉर द सेल्फिश इंटरेस्ट वो बैड स्टेट होती है। मोनार्की वो कहते हैं बेस्ट है, एरिस्टोक्रेसी बेटर है, पॉलिटी गुड है। इसी तरह वो कहता है कि जो टायरनी है वो वर्स्ट है, ओलिगार्की जो है वो बुरी है, लेकिन वो कहते हैं सबसे वर्स्ट जो है वो एरिस्टोक्रेसी है और जो डेमोक्रेसी है वो बैड है। ठीक है,
और वो कहते हैं कि नन ऑफ द फॉर्म लाइक मोनार्की है या ओलिगार्की है या एरिस्टोक्रेसी है, वो कहते हैं नन ऑफ द फॉर्म रिमेन्स परमानेंट, कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहती, दे ट्रांसफॉर्म इनटू वन अनदर एंड evolving in a cycle, and this concept is known as revolution. ठीक है, so according to Aristotle state has a moral and state transform होती है, state का concept है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो पीपल जो है उन पीपल के लिए स्टेट बनती है, ना कि रूलर्स के लिए बनती है। और जब भी उसका मतलब है कि स्टेट के अंदर ट्रबल आएगा तो लोग उस सिस्टम को चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो स्टेट इवॉल्व होगी तभी वो लोगों को बेटरमेंट देगी, तभी वो लोगों को जो है वो अच्छा करेगी। तो इसके लिए ना आप इस तरह वो एक साइकिल भी बना के, आप जब वो साइकिल की बात है ना तो आप इसको चार्ट में ही बताइएगा। मतलब सबसे पहले आपने लिखा मोनार्की, मोनार्की चेंज हो जाती है टायरनी में, फिर टायरनी चेंज हो जाती है एरिस्टोक्रेसी में, अरिस्टोक्रेसी चेंज हो जाती है जी ओलिगार्की में, ओलिगार्की चेंज होती है पॉलिटी में, पॉलिटी चेंज होती है डेमोक्रेसी में, और डेमोक्रेसी दोबारा मोनार्की में चेंज हो देती है। तो इसके दरमियान में आप एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट देख लिख देना, ठीक है। तो मैं आप आई विल शेयर माय नोट्स विद यू गाइस। चार्ट्स वगैरह आपने बनाने हैं इसके अंदर, जहाँ जहाँ पे उसने नंबर ऑफ पर्संस वाली रूलिंग दी थी वो भी चार्ट्स आप वगैरह बीच में बनाओ, बोल्ड करना है इसको, इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखना है। मैं ये लेक्चर दोबारा अगर रिकॉर्डिंग में सुनोगे ना तो सामने मेरे नोट्स रख लेना, ठीक है, मैं वो शेयर कर देती हूँ आपको, तो आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लेना। एनी क्वेश्चन क्लास?